हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर, क्योंकि मेरे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी के साथ शुरू करता हूं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 मैथ साल 2020 सेट 1 MB क्वेश्चन नंबर 7। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 7 क्वेश्चन साथ ही वीडियोज में कंप्लीट करवा दिए। किसी भी स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही झपीट बने हुए हैं विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर खोल करके देख लें। 100% वादे के साथ कहता हूं भाई, क्वेश्चन आपके दिमाग में सीधा प्रवेश करेंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन 7 का। तो यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं हल 7 का। क्या कह रहा है? कह रहा है कि युगपत समीकरण। युगपत समीकरण का मींस क्या होता है आपको बताएंगे। युगपत समीकरण आपके वो होते हैं जब एक ही चीज के दो समीकरण हो। जैसे यहाँ पे पहला समीकरण आपको दिया गया है 3x + y माइनस का 12 बराबर 0, x माइनस का 3y प्लस का 6 बराबर 0। ये दो समीकरण हैं, ये युगपत हैं। युगपत क्यों इन्हें कहा? क्यों उसने लिखा कि युगपत समीकरणों के युग्म को ग्राफीय से हल कीजिए? क्योंकि ये दोनों आपके जो समीकरण है वो स्ट्रेट लाइन के हैं, सरल रेखा के हैं। और सरल दोनों सरल स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा जो आपकी दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, इस तरह से काट भी सकती हैं। और जो समपाती यानी कि समान अनुपात में भी दोनों रेखाएं, जैसे ये एक रेखा है इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा, ये एक रेखा है दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर, ये आपकी समपाती रेखाएं होती हैं। इन्हें युगपत समीकरण कहते हैं क्योंकि ये एक ही चीज के दो सिक्के दो पहलू हैं। मतलब इसे कह सकते हैं कि यदि एक ही सिक्के के दो पहलू हो तो उन्हें युगपत कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए सिक्के की बात करें तो वहां पर एक ही सिक्के में हेड और टेल दोनों होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? युगपत। तो युगपत का मीन्स होता है भाई कि एक ही जब दोनों चीजें एक ही चीज को प्रेजेंट करें उन्हें युगपत कहते हैं। क्या कहते हैं? युगपत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका गर्दा उड़ाना है, उड़ाएंगे भाई इसका गर्दा। हल 7 का काम मैंने डाल लिया है, किस तरह करेंगे देखिए। यहाँ पर पहला समीकरण आपको दे रखा है 3x प्लस का y माइनस का 12 बराबर 0। इक्वेशन इसे फर्स्ट डाल दीजिए। दूसरा आपका है x माइनस का 3y प्लस का 6 बराबर 0, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए। इनको ग्राफीय विधि से कह रहा है कि हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से बनाती हैं। जो मतलब x अक्ष से बनाती हैं, इसका मीन्स है कि जो रेखाएं x अक्ष से त्रिभुज बनाती हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करोगे हम बताएंगे आपको। देखिए जो समीकरण आपको 1 और 2 आपने माने हैं, इन दोनों समीकरणों में माने नहीं जो दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में, समीकरण और 1 और समीकरण 2, इनमें क्या करना है कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे। एक चर जैसे ये आपको x और y में इक्वेशन दे रखा है, या तो x का y के पदों में ज्ञात करेंगे या फिर y का x के पदों में ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, y का मान आपकी इच्छा जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन हम ये करेंगे कि y का मान x चर y का मान चर x के पदों में ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखना है हमें इस समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 आपको दे रखा है 3x प्लस का y माइनस का 12 बराबर 0। यहां से देखिए 3x प्लस y 12 ट्रांसफर कर देंगे प्लस का 12 हो जाएगा। y का मान निकालेंगे तो 12 माइनस का 3x ट्रांसफर कर देंगे प्लस का 3x इधर जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। तो y का मान 12 माइनस 3x निकला ना। यहाँ पर ये समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से चर y का मान चर x के पदों में ज्ञात करेंगे, x माइनस का 3y प्लस का 6 बराबर 0 है, प्लस 6 से इसका ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस का 3y बराबर माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से y का मान ज्ञात करना, माइनस का 3y यहाँ पर प्लस का x माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3y है
यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो x प्लस 6/3 निकल के आया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम x और y दोनों के मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे आपको ये समीकरण फर्स्ट दिया गया है, समीकरण 1 से जो आपने चर y का मान चर x के पदों में ज्ञात किया है, यहाँ से अगर हम पहले x का मान, जैसे x और y का मान बॉक्स में ज्ञात करेंगे। बॉक्स में कैसे बताएंगे? यहाँ पे जैसे अगर हम x का मान 0 रख देते हैं, x का मान यहाँ पर देखना y बराबर 12 माइनस का 3x है। अगर यहाँ पर इफ यदि x बराबर इसमें 0 डाल दें तो 12 माइनस का 3 इंटू 0 तो 12 माइनस का 3, यानी 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या शून्य हो जाती है। भाई सेंटेंस से याद कर लो, क्या है सेंटेंस? सेंटेंस ये है कि किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है भाई। तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका y बराबर था, तो y का मान क्या निकला? 12। जब x बराबर 0 है तब y बराबर क्या निकला? 12 निकला। ठीक है, अच्छी बात है। अब x का मान क्या है? अब x का मान आप कुछ भी लिख सकते हो। x का मान 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। अगर जैसे माना x का मान मैंने 2 रखा, यदि x बराबर 2, यहाँ पे यदि x का मान 2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा भाई? तो y बराबर 12 माइनस का 3 गुणा 2, 12 माइनस 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 गया 6, तो y का मान क्या आएगा? 6 आएगा। जब x बराबर हम 2 डालेंगे तो y का मान 6 आएगा। और यदि x बराबर हम डाल दें 3, अगर बात की जाए यहाँ पर यदि x बराबर 3 का मान डाल दें तो क्या आएगा? तो y बराबर 12 माइनस का 3 इंटू 3, तो 12 माइनस का 9, 3। y का मान क्या आएगा? 3। जब x का मान 3 है तो y का मान भी 3 आएगा। क्या आएगा? 3। यहाँ पे 3 लिखना है। अब आपको आगे बढ़ना है, x का मान आपको 4 लेना है, तो y का मान 3 चौक 12, 12 में से 12 गया 0, तो y का मान 0 आया। अब x का मान अगर 5 ले लेना, 5 या 15, x का मान 5 लेंगे तो y का मान माइनस का 3 आएगा भाई, क्योंकि 12 माइनस का 5 या 15 हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 15 माइनस का 3 बचेगा, तो लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, x और y का मान निकाल कर लिख लेना है और बॉक्स में इस तरह बंद कर देना है। ठीक है, समीकरण 1 से निकाल लिया, समीकरण 2 से निकालेंगे। बात करते हैं समीकरण 2 की। समीकरण 2 में जैसे आपको दिया गया है y बराबर x प्लस 6/3, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी मान निकाले, x के भी सारे मान जो है वो पूर्णांक हैं, y के भी सारे मान पूर्णांक हैं, चाहे प्लस में हो चाहे निगेटिव में हो, माइनस में हो, लेकिन पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर y का मान x का ऐसा मान रखेंगे जैसे आप कहते हो कि सर यहाँ पर यदि हमने x बराबर 1 लिखा, 1 डाला तो y का मान कितना हो जाएगा? x के स्थान पर 1 प्लस का 6/3 हो जाएगा और ये 7/3 हो जाएगा। 7/3 की अगर बात की जाए तो ये क्या पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि 3 का भाग देंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा ना। कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2.33 आएगा, 2.33 आएगा। तो इसलिए इसका पूर्णांक मान लेना होता है, x की वैल्यू ऐसी डालेंगे कि पूर्णांक निकले, क्योंकि कैलकुलेशन में आसान रहता है। वैसे मान ये भी सही है और आंसर इससे भी आएगा भाई, लेकिन पूर्णांक जब हम उसे x अक्ष और y अक्ष पर रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ ये से हल करेंगे तो x अक्ष और y अक्ष तो लेना ही पड़ेगा ना, तो उस पर यार पॉइंटों में मान निकालेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। इसीलिए बता रहा हूं भाई कि आपको इंटीजर लेना है, तो x का ऐसा मान डालना है कि देखिए यदि हम अगर यहाँ पर x का मान 0 डाल दें, कितना 0, तो y का मान क्या आएगा? देखिए y बराबर 0 प्लस का 6/3 और 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 आएगा अपन 3, 3 दूनी 6, y का मान कितना आया? 2 आया। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कैसे, इसी तरह जो फर्स्ट इक्वेशन को लिखा कि जब हमने x का मान, x और y, x का मान 0 डाला तो y का मान कितना आया? 2 आया। अगर x का मान हम 2 डाल दें तो 6 2 8, 3 का भाग नहीं जाएगा, x का मान 3 डालेंगे क्योंकि हमें पूर्णांक लेना है, 6 3 9, 3 2 का 9 आएगा। अगर x का मान यहाँ पे हम डाल दें 6 डाल देना तो 6 6 12 हो जाएगा और 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 चौको 12। अगर x का मान यहाँ पे 9 डाल दें, 9, तो 9 6 15 तिपच 15, यानी कि x का मान 9, तो y का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे? इसके मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो एक मान और ज्ञात कर लो इसका, ये अपान में 3 है भाई, यहाँ पर इसका एक मान और ज्ञात करेंगे तो x का मान कितना डालेंगे? x का मान ऐसा डालो कि 3 का भाग चला जाए भाई, x का मान 9 डाला, 9 12
18, अगर x का मान 12 डाल लें तो y का मान 6 आएगा। x का मान 12 डाल लें तो 12 6 18 तिछा 18, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके मान ज्ञात कर सकते हो। तो जो मान ज्ञात किए हैं इसी की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ, क्योंकि ग्राफ ही विषय हल करना है ना। तो हम इसको रफ कर देता हूं, आप नोट करते रहना है आपको, नोटबुक लेकर के। क्यों? क्योंकि नोट करने से क्या होता है कि क्वेश्चन सीधा माइंड के अंदर प्रवेश करता है भाई। क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से लगाएंगे आप, फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे हम बताएंगे। जैसे आपका ये आपका एक्स एक्सिस है, क्या है? एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका हमेशा एक्स और वाई एक्सिस का ये मूल बिंदु होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। मूल बिंदु का मतलब मूल बिंदु हमेशा 0,0 होते हैं, क्योंकि ये आपका चौराहा होता है। इसी से चलना स्टार्ट करते हैं। इस एक्स एक्सिस का अपोजिट एक्सिस जो होता है वो आपका एक्स डैश एक्सिस होता है, और जो वाई एक्स का अपोजिट एक्सिस होता है ये आपका वाई डैश एक्सिस होगा। क्या होगा? वाई डैश एक्सिस, ठीक है। जान गए होंगे। अगर इन पॉइंटों को इस पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, ये आपको सिखाना है। तो ये सीखने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट जानने जरूरी होंगे कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी मूल बिंदु क्या होते हैं। मूल बिंदु 0,0 होते हैं, क्योंकि यहां से ही हम किसी भी तरफ चलेंगे, अगर इधर जाएंगे तब भी यहां से ही जाएंगे। ये चौराहा होता है ना, चौराहा। आपने सुना होगा कि भाई लोग कहते हैं कि सर वहां जाने के लिए रास्ता बताइए, तो लोग कहते हैं कि उस गांव में जाने के लिए वहां जाना, चौराहा पड़ेगा, चौराहा से इधर जाना। हाँ, तो इस चौराहा से ही इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। इट मीन्स ये हो गया कि यहां से चलना शुरू करेंगे तो जहां पर हैं, अभी अगर हम यहाँ से कहते हैं यहाँ से 5 मीटर की दूरी चलिए, तो यहाँ पर क्या दूरी होगी भाई? 0 होगी। यहाँ से आगे 5 मीटर नापेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो 0,0 है, कहने का मतलब अगर x अक्ष पर चलें वो भी 0 है, y अक्ष पर की भी दूरी यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि ये चौराहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मूल बिंदु क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है समीकरण 1 में क्या था। समीकरण 1 में आपका था कि जब x का मान 0 है, क्या है? x का मान 0 है तब y का मान 12 है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जो x एक्सिस है, x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है हमेशा। अगर x एक्सिस की बात की जाए और इस पर कोई y का बिंदु लें तो 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस की दूरी यहाँ पर 0 होती ही है, क्योंकि y एक्स चलेंगे, y एक्स इधर है, जब इधर बढ़ेंगे, इधर से ये सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल की ओर जब बढ़ेंगे तब y एक्स की दूरी बढ़ेगी ना। अगर बात करें और यहाँ पर कितना भी बढ़ते चले जाओ, लेकिन y एक्स तो यहीं पे रहेगा भाई, क्योंकि यही चौराहा है। y एक्स तो यहीं पे रहा, इधर कितना भी बढ़े, लेकिन y एक्स आपका नहीं बढ़ेगा भाई। y एक्स जब भी बढ़ेगा जब ऊपर बढ़ेंगे। अगर x और मैंने क्या बताया, y एक्सिस पर x बराबर 0 है, और एक y एक्सिस की बात करें, x क्यों 0 होता है? क्योंकि भाई जब x अक्ष की दूरी तय करेंगे ये तभी तो x बढ़ेगा। अगर y एक्स की बात करें, यहाँ पर लें चाहे यहाँ पर लें, x 0 ही मिलेगा, क्योंकि यार इधर डिस्प्लेसमेंट जो x एक्स का डिस्प्लेसमेंट है वो हो ही नहीं रहा है। इसी तरह x डैश का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और y डैश का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और y एक्स का मान x डैश एक्सिस पर भी y का मान 0 होगा और y डैश एक्सिस पर भी x का मान 0 होगा। तो ठीक, बात करते हैं इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा 12, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 12, कहने का मीन्स है कि 12 भागों में विभाजित कर लेना है, छोटे छोटे इस एक्सिस को। तो देखिए जैसे मैंने माना कि यहाँ पर ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 9 10 11 12। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं आपको बताएंगे, कैसे होते हैं जरूर बताएंगे। इनके बीच की जो दूरी होती है भाई वो हमेशा बराबर होती है। जैसे यदि हम बात करें कि बिंदु 0,1 के बीच की दूरी बराबर 1,2 के बीच की दूरी बराबर 2,3 के बीच की दूरी
बराबर 3, 4 के बीच की दूरी। ये जो दूरियां होती हैं आपस में, 0 से 1 के बीच की दूरी, 1 से 2 के बीच की दूरी, 2 से 3 के बीच की दूरी, ये दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। कहने का मीन्स है कि एक डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ले 1 ही आएगी भाई। यही इसका मीन्स हो गया कि कोई भी दो बिंदु ले, उनके बीच की दूरी की अगर बात की जाए तो दूरी जो होगी वो सेम होगी, बराबर होगी। इसी तरह से बराबर डॉट डॉट सो ऑन 11, 12 बिंदु के बीच की दूरी होगी भाई, होगी ना। बाई अक्ष की अगर बात करें तो बाई अक्ष में क्या होगा भाई, जैसे बाई अक्ष में इसको भी बराबर बराबर 12 भागों में विभाजित करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, बराबर बराबर 12 भागों में विभाजित किया। क्यों? यार बाई अक्ष की ये दूरी जो है वो भी, अगर बाई अक्ष की बात की जाए तो ये भी बाई अक्ष पर भी यहाँ पर लिख देना है, बाई अक्ष पर क्या होगा, ये भी बराबर बराबर भागों में विभाजित है। कैसे? 0, 1 के बीच की दूरी अगर बात की जाए कि 0 और 1, ये 0 स्टार्टिंग पॉइंट, ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच की जो दूरी होगी वही 1 और 2 के बीच की दूरी होगी, वही 2 और 3 के बीच की दूरी होगी। और डॉट डॉट सो ऑन बराबर कहां तक चलेगा, बराबर ये 11, 12 के बीच की दूरी, मतलब जो होगी वो बराबर दूरी होगी। इस प्रकार का इसमें डिवाइडेशन होता है, मतलब बीच की दूरी जो होती है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है। जैसे 7 और 8 के बीच की बात करें तो 8 में से 7 को घटाएंगे, बनाएगा, तो ये दूरी होगी, ये बराबर होगी। ठीक है, ये बात समझ गए होगे ना, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, कहां पे आगे क्या आपको बताना है, आगे ये दर्शाना है कि जो पॉइंट होंगे आपके, आपने जो निकाले हैं वो कहां पर होंगे, यही बात है ना। तो आपको बताएंगे, आपका ये x बराबर 0 था, वो कहां पर होंगे ये बताएंगे भाई। अगर x डैश की बात की जाए तो यहाँ पर ये माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा, और ये इसकी बात की जाए माइनस का 3 होगा, ये माइनस का 4 होगा, ये माइनस का 5 होगा। ठीक है, और ये बाई एस पर यहाँ पर ये माइनस का 1 होगा, क्या होगा, माइनस का 1, ये माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 3 होगा, माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस का 4 होगा। इसी तरह से बाई एस एक्स पर भी माइनस के होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव होता है, एक्स डैश एक्सिस ठीक इसका अपोजिट होता है। आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, जो स्ट्रेट लाइन होती है जिसका मिड पॉइंट 0 होता है, इसके जो आरएचएस में सारे पॉइंट होते हैं दाएं पक्ष में सारे पॉजिटिव होते हैं 1 2 3, और इसके एलएचएस की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो सारे पॉइंट नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट नेगेटिव मिले ना, बस यही बताना चाहता था और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि इधर इसी तरह से बाई एक्सिस पर भी होते हैं कि 0 के राइट आरएचएस सारे पॉजिटिव होंगे और एलएचएस में सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब 0 और 12 यानी कि इसका मींस, और यहाँ पर जो बिंदु आपको लिखे जाएंगे वो x, y के फॉर्म में लिखे जाएंगे। यहाँ जो x है ये आपका भुज है और y जो है ये आपका कोटि है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये बिंदु आपको x, y के फॉर्म में लिखे जाएं तो क्या हो जाएंगे, 0, 12 हो जाएंगे, और 2, 6 हो जाएंगे, और 2, 6, 3, 3 हो जाएंगे, और अगले पॉइंट क्या है आपका 4, 0 होगा, और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट 5, -3 होगा। यही होंगे ना। और इसी तरह यदि इनकी बात की जाए, इसे x, y के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 0, 2 हो जाएगा, अगला पॉइंट 3, 3 हो जाएगा, अगला पॉइंट 6, 4 हो जाएगा, इससे अगला पॉइंट 9, 5 हो जाएगा, इससे अगला पॉइंट 12, 6 हो जाएगा। यही होगा ना। तो भाई 0, 12 आपको देखना है कहां पर मिलेगा, यानी x का मान 0 हो, y का मान 12 हो। आप ये चीज जानते हैं कि y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। जब x का मान y एक्सिस पर 0 होगा और y का मान 12 होगा तो इट मींस जाहिर सी बात हो गई कि यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो x का मान 0 होगा और y का मान 12 होगा। 0, 12 x, y के फॉर्म में लिखे जाते हैं। y एक्सिस पर x का मान 0 होगा और y का मान 12 है, क्योंकि यहाँ पर y का मान कितना है, 12। देखिए जब x 0 है तब y 12 है, जो इक्वेशन से समीकरण 1 से ज्ञात किए थे। ठीक है, अगर बात की जाए
2,6 कहां पर मिलेगा? 2 क्या है? x की वैल्यू है, 6 क्या है? y की वैल्यू है। तो 2 x अक्ष पर 2, इट मींस ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर ये x अक्ष पर 2 हो गया, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका यहाँ पर x एक्सिस पर y 0 होगा, 2,0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पर x एक्सिस पर y 0 है, 2,0 हो जाएगा। अब y अक्ष पर 6 की बात कर रहा है, इट मींस ये है, ठीक है, ये y अक्ष पर 6 है। और यहाँ पर अगर इस बिंदु की बात करें तो ये 0,6 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x अक्ष पर यार y 0 है, भाई, तो y x अक्ष पर y का मान 0 है और y का मान 6 है। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, y का मान 6 है, तो 0,6 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? इस पॉइंट की बात करें कि ये कहां पर मिलेगा, तो ये 2 है, तो ये आपका ये पॉइंट जो होगा, क्योंकि y अक्ष की दूरी 6 है, x अक्ष की दूरी 2 है, तो 2,6 ये वाला पॉइंट होगा भाई, ये पॉइंट। अगर इसे नीचे उतार के लाएंगे y अक्ष पर, इसे ये वाला पॉइंट अगर यहाँ उतार के लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y 0 हो जाएगा, क्योंकि y का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इसलिए 2,0। अगर इसे यहाँ उतारेंगे, यहाँ पर इस बिंदु पर, तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा और y का मान कितना है? 6, तो इसलिए 0,6 लिखा। बस कोई दिक्कत नहीं, यही प्रॉब्लम है भाई, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगला पॉइंट अगर देखने की बात करें, 2,6 हो गया, 3,3, यानी x अक्ष पर 3 ये है, 1 2 3, x अक्ष पर 3, x का मान 3 है, y का भी मान 3 है, x y के फॉर्म में लिखते हैं भाई, और 3,3 लिखा हुआ है, इसका मीन से हो गया x का भी मान 3 है, y का भी मान 3 है। तो 3,3 की बात की जाए तो x अक्ष पर 3 ये है और 3 x अक्ष पर ये है, इसका मीन्स क्या हो गया कि x अक्ष, इसका मीन्स यानी ये 3 है, ठीक है। और बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाओगे। y अक्ष पर 3 कहां पे है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये है 3, ठीक। तो ये कहां पर मिलेगा? ये आपका x अक्ष पर ये 3 है, ये क्या है? x अक्ष पर 3 है, ये y अक्ष पर आपका कितना है? 3 है, तो ये पॉइंट जो होगा ये आपका 3,3 होगा। क्या होगा? 3,3 होगा भाई, 3,3 होगा, दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब इसे अगर ये 3,3 है, इसे x अक्ष पर उतार के लाएंगे तो x अक्ष पर y का मान 0 हो जाएगा, इसीलिए 3,0 लिख दिया। और यदि इसे y अक्ष पर उतार के लाएंगे और y अक्ष पर x का मान 0 होता है और y का मान 3 ही रहेगा, तो इसीलिए आपका 0,3 हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अगले बिंदु की बात की जाए कि 4,0 कहां पर मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया कि 4,0 का जो मतलब हो गया है वो क्या हो गया है? वो ये हो गया है कि x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो x का मान 4 आपको यहां पर मिलेगा, यहां पर मिला 4,0, इसे मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर 4 मिला, y का मान 0, x अक्ष पर y का मान 0 ही होता है ना। अगर y का मान 0 है तो y 4,0 तो यहीं पर हो गया, तो x y का मान 0, तो देखिए, तो इसका मीन्स हो गया कि यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। तो आपका जो रेखा का समीकरण होगा, अगर आप लोगों के पास पटरी है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास क्या है? पटरी नहीं है, पटरी है लेकिन पटरी के रूप का एक पटरा है। क्या है? पटरा। तो आप इसको जो बिंदु से, ये बिंदु जो होकर के गए हैं, एक ये है, इनसे होकर के एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? स्ट्रेट लाइन का मीन से सीधी रेखा खींचेंगे। तो आप बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कि देखिए बिल्कुल सीधी है ये रेखा, सारे बिंदुओं से होकर के जाएगी, इसे सीधा खींच देना है। और ये आपका क्या बना? ये समीकरण 1 से क्या बना था? ये समीकरण 1 की रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, और मैंने इसे डाल दिया समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दिया समीकरण 1 क्या था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। समीकरण आपका था 1 3x प्लस का y माइनस का 12 बराबर 0। इसी रेखा का ये समीकरण है, और ये समीकरण जो है वो इसकी रेखा है। क्या है? स्ट्रेट लाइन यानी कि रेखा। मैंने आपको बताया था कि एक सीधी रेखा ही होगी, देखिए सीधी रेखा है। अब यदि इस वाले समीकरण 2 की बात करें, यहाँ पर आपका 0,2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 0,2। तो इसका मतलब हो गया कि ये इस टाइप का होगा ना। और इसका मतलब क्या होगा कि x का मान 0 है, y का मान 2 है, तो x का मान 0 यानी कि y अक्ष पर, ये हम जानते हैं यार, x का मान 0 यानी y अक्ष पर होगा, और 0 का y का मान 2, y का मान 2, इट मींस ये हो गया कि y अक्ष पर डिस्प्लेसमेंट यानी y अक्ष पर दूरी 2 है और y अक्ष पर x 0 है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y अक्ष पर 2 है
और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो 0,2 आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर ये 0,2 होगा। क्या होगा? 0,2 होगा ना। ठीक है, अगला पॉइंट 3,3 है। 3,3 जो 3 पॉइंट है ये वाला, इनका मीन्स हो गया कि x अक्ष पर 3 y अक्ष पर 3, तो 1 0 1 2 3 x अक्ष पर 3, x की भी वैल्यू 3 है, y की भी वैल्यू 3 है, तो 1 2 3, इट मीन्स यही वाला पॉइंट हो गया। कौन सा? ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक, सामने ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका हो गया 3,3। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट आपका 6,4 है। क्या है? 6,4, तो 6,4 में यहां पर लिख लो इस तरह से। अगर 6,4 इसे लिखेंगे तो इसका मतलब x का मान 6, y का मान 4। जब x का मान 6 है तो अब इसका मतलब x अक्ष पर 6 बिंदु की दूरी तय करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये x अक्ष पर 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 6,0 कर देंगे। क्यों? x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर 4 है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये y अक्ष पर 4 है, तो ये 0,4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x y के फॉर्म में लिखे जाते हैं, x y के फॉर्म में लिखे जाते हैं और x का मान y अक्ष पर 0 होता है, तो ये आपका 0,4 कहां पर लिख दें यार, जगह नहीं है ये। चलिए ठीक है, घिचपिच नहीं करेंगे और हिसाब से ही लिख देंगे, कहीं एडजस्ट कर देंगे इसे। तो इसे मैंने जैसे मान लिया ये बिंदु दे दिया, क्या ये है आपका 0,4। ठीक है, 0,4 है और ये क्या है? 6,0 है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 4, यानी ये वाला ये होगा। ये क्या होगा आपका? 6,4 बिंदु होगा, 6,4। और यदि बात की जाए आपकी किसकी, कि इसमें पांच और इसमें आपने 4,0 वाला पॉइंट लिखा, एक पॉइंट इसमें और लिख लो। कौन सा था? 5,-3 था। अगर x अक्ष पर 5 है, y अक्ष पर -3 है, ये है x अक्ष पर 5, y अक्ष पर -3, तो y अक्ष पर -3 यहां पर मिलेगा। और यहां पर आपका y बराबर ये x + 6/3 था, 3 था। और यदि हम ये कहें कि यदि हम x का मान मैंने 0 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने पूरे इंटीजर बनाना था ना, तो यदि हम यहाँ पर x का मान माइनस में ले लें, कोई x का मान -3 ले लें, तो y का मान कितना निकल के आएगा वो यहाँ पर लिख लेना है आपको। अगर यहाँ पर ये दूसरा समीकरण x + 6/3 था और यहाँ पर x का मान -3 ले लें, तो y का मान कितना निकल के आएगा? y का मान आएगा, आपको बताएंगे कि y बराबर x का मान -3 डाल देंगे, x का मान -3, तो y का मान -3 प्लस का 6 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, बटे 3, तो कितना आएगा? प्लस का 6 में से 3 गया तो प्लस का 3 बचा अपॉन 3, तो 6 में से 3 गया तो बटे 3 1 आया। क्या आया? एक। y का मान, x का मान -3, तो y का मान 1 आया। तो यहाँ पर अब आपको ये -3, 1 कहां पर मिलेगा? यहाँ पर लिख देना है -3, 1। तो -3, 1 की बात करें तो x अक्ष पर -3 यहाँ पर मिलेगा। देखिए -1 -2 -3, -1 -2 -3 यहाँ पर मिलेगा। x अक्ष पर -3, 0 और y अक्ष पर क्या है? y अक्ष पर 1 कहां पर मिलेगा? y अक्ष पर 1 आपको ये मिला। कहां पर मिला? ये मिला। तो इट मींस ये पॉइंट हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? जो पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा, ये 1 है ना और ये 3 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा -3, 1। ठीक है, अब आप जो एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, देखिए ये लिखा है 0,2, एक ये पॉइंट है, ये इन सारे पॉइंट को मिला दीजिए और इससे होकर जाके और इन सारे पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए। जब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो किस तरह, देखिए पटरी आपको दिख रही होगी, सारे पॉइंट्स आपको स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे होंगे ना, तो दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है भाई। तो यहां पर आपको लिख लेना है इस तरह से, एक लाइन खींच लेनी है, ये वाली देखिए
ये इस तरह से, ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण 2। इन जो इनसे सारे बिंदु इनसे होकर के ही जाएगा, ये आपका समीकरण 2 की स्ट्रेट लाइन है ना। ये आपका -3 है, ये -4 है -4। तो आपका जो त्रिभुज बना हुआ है, ये बना हुआ है ना, ये वाला त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज बन गया है, दिखाई दे रहा होगा। इसका ये क्या है, यहाँ पर इस दो स्ट्रेट लाइनें जब एक दूसरे को काटती तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि लंब होगी। और समकोण त्रिभुज, तो ये क्या बन गया है? समकोण त्रिभुज बन गया है। और समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो आप लोग जानते होंगे, क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ पे लिख देना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई होता है, इसका ये फार्मूला होता है भाई, ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा भाई? अगर इसके आधार की बात की जाए तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से और यहां तक के बीच की जो दूरी है वो इसका आधार है। क्या है? आधार है। और यहां से यहां तक की दूरी ये 4 है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1 2 3 है। तो 4 3 कितनी हो गई? 7। ऊंचाई आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3 है, तो गुणा 3। तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया 7 × 21/2 वर्ग इकाई। भाई यही इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हैं, धुआं उड़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 का अथवा में क्वेश्चन है, इसका गर्दा उड़ाना है भाई, इसका भी गर्दा उड़ाएंगे, 100% उड़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी भाई, यारी तो किसी के साथ नहीं करनी है ना, इसका भी गर्दा उड़ाना है, 100% गर्दा उड़ाएंगे भाई। तो रफ कर देता हूं, आप लोग क्या करिए तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें आंसर में क्या लाना है, ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। तो देखिए, हम हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जय महाकाल, बुलाओ ऐसा लाल, जो लगाए पेपर के सारे सवाल 100% लगाएंगे भाई, दिक्कत की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में सारे सवाल लगेंगे और 70 में 70 भी नंबर दिलवाएंगे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका भी गर्दा उड़ना है, इसका गर्दा उड़ेगा, इसका खेल खत्म। देखिए कैसे कह रहा है, समीकरण को पढ़, पहले जो क्वेश्चन है इसे पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये समीकरण है आपका 2x/x - 3 + 1/2x + 3 + 3x + 9/x - 3 * 2x + 3 = 0 या x ≠ 3, -3/2 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल भी कीजिए। ठीक है, हल भी, जो द्विघात समीकरण बनता है उसे हल करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको हम बताएंगे कि इसे कैसे इसे हल कीजिए, मतलब इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो इसे कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 7 का अथवा यहाँ पे लिख लेना है, अथवा का क्वेश्चन है भाई। कह रहा है 2x x - 3 प्लस का 1/2x प्लस का 3 प्लस का 3x + 9/(x - 3) * 2x प्लस का 3 बराबर 0। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे आपको बताएंगे। इसका सर्वप्रथम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कैसे लिया जाएगा? x, जैसे एलसीएम आपको लेने के लिए बताएं, जैसे ये सारे पद पहले आपको एक साथ लिखने हैं। कितना? x - 3 है और 2x प्लस का 3 है, और ये इसमें क्या है? इसमें आपको x - 3 इस वाले पद में, दूसरे पद में x - 3 और 2x प्लस का 3 दे रखा है ना। तो इसमें दोनों पदों में जैसे x - 3 है, आपने लासा में लिख लिया, 2x + 3 है, ये भी लिख लिया, क्योंकि ये नया है।
अगर ये चीज यहाँ पे होती तो नहीं लिखते, एक ही बार लिखते, लेकिन ये चीज लिखी पहले, तो ये चीज मैंने लिख ली। यहाँ पर आए, यहाँ पर नया मिला, नया मीन्स दूसरा मिला। x माइनस 3 के बराबर नहीं है ना 2x प्लस 3, अलग संख्या है, उसे भी लिख लिया। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर x माइनस 3 है, यहाँ पर है, लिख चुके हैं, ठीक है। 2x प्लस 3 है, यहाँ पर भी है, ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इट मीन्स ये हो गया कि लासा ऐसे लिया जाता है। यहाँ पर जैसे ये दो बार है, x माइनस 3 2x प्लस 3, ये दो बार है, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। इसका मीन्स ये है, चाहे उस तरह से लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। यहाँ पर देखिए अब x माइनस 3 का भाग देंगे। जैसे लासा मैंने लिया, कितना आया x माइनस 3 2x प्लस 3 आया, इसमें भाग लगाएंगे x माइनस 3 का। जब इसका भाग लगाएंगे, इससे भाई ये कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3 बचेगा। इस 2x प्लस 3 का इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर 2x प्लस 3 है, इसका डिवाइड देंगे, 2x प्लस 3 का डिवाइड देंगे, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपकी, x माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ पर x माइनस 3 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें भाग लगाना है, काहे का, x माइनस 3 का और 2x प्लस 3 का। तो एक 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, भाग गया, एक बार गया, कितनी बार, एक बार। अब उस एक का इस 3x प्लस 9 से गुणा करना है, तो एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस का 9 बचेगा, इतना ही आएगा, बराबर 0 लिख देना, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इस 2x का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x 2 3 6 इंटू x, क्योंकि x है, प्लस x माइनस का 3 प्लस का 3x प्लस का 9 अपॉन में क्या है, x माइनस का 3 और इंटू 2x प्लस 3 है, इसे लिख लेंगे बराबर 0। यहाँ पर आपको देखना है कि ये आपका प्लस का 3x है, ये प्लस का x है, और ये प्लस का 6x है, तो 6x है प्लस का x 7x और प्लस का 3x 10x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। x स्क्वायर अकेला पद है तो प्लस का 4x स्क्वायर लिख लेना है, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, माइनस का 3 प्लस का 9 दिया गया है, तो प्लस का 6 बचेगा बराबर 0, और अपान में क्या है, x माइनस का 3 इंटू 2x प्लस 3। 0 के अपान में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जब इसका इसमें यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस ये पूरा पद खत्म हो जाएगा। कैसे देखना, ये 4x स्क्वायर है प्लस का 10x है प्लस का 6 बराबर, इसका 1 से किया, इतना ही रहा, बराबर 0 गुना कितना, x माइनस का 3 इंटू 2x प्लस का 3, तो इसका जब गुणा करेंगे 0 से तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर संख्या 0 हो जाती है ना, तो इसलिए 0 हो गया। अब इसे आगे बढ़ाते हैं भाई, आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको ये दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 6 बराबर 0, ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर अब आपको इसको इस इक्वेशन से इसकी तुलना करानी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0, ठीक है। अगर इससे इसकी तुलना करा देंगे तो तुलना कराएंगे तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और b बराबर कितना आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर a है और यहाँ पर 4 है, तो a बराबर 4, x का गुणांक यहाँ पर b है, यहाँ पर x का गुणांक 10 है, तो b बराबर 10 हो जाएगा। c अचर पद है, अचर पद यहाँ पर 6 है, तो c बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि AC ऐसे गुणनखंड PQ लाने हैं कि यदि P प्लस Q कर दें, P प्लस Q जोड़ दें तो B आना चाहिए, B के मान के बराबर आना चाहिए। तो A कितना है, AC बराबर, A का मान कितना है, 4 है, C का मान कितना है, C का मान कितना है, 6, 6 चौकू 24, तो 24, अब 6 चौकू 24, तो 6 का गुणा 4 में करेंगे तो ये आपके P गुणा Q, अगर P गुणा Q के फॉर्म है
और p प्लस क्यू अगर कर देंगे, p प्लस क्यू का मतलब है 4 प्लस का 6, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 6 4 10 आ जाएगा, और 10 किसका मान है, ये b का मान है भाई, तो बराबर b के आ गया, यही आपको लाना है। तो अब आपको क्या करना है भाई, आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए यहां पर आपका ये 4x² है, लिख देना है, गुणा करो तो 24 और जोड़ो तो 10, 6 चौकू 24, 6 गुणा 4 इंटू एक्स प्लस का 6 बराबर 0। यहां पर आपका 4x² प्लस का 6x प्लस का 6x और प्लस का 4x प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, नीचे वाला भी हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका खेल खत्म हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं रही है ना मेरे पास, तो इसे हटा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाए इसलिए, ठीक है। रफ कर देता हूँ भाई, तब तक आप लोग नोट करते रहिए, क्वेश्चन समझते रहिए भाई। देखिए भाई कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करो, क्योंकि क्वेश्चन लिखने और समझने दोनों का ही अलग महत्व होता है अपनी अपनी जगह पर। समझ लिया अच्छी बात है, लेकिन लिखकर उसे समझोगे भी और साथ में लिखोगे भी तो उसका कुछ आनंद अलग आता है। देखिए यहाँ पर क्या था आपका 4x² था प्लस का 6x, तो यहाँ पर लिख देना है 4x² प्लस का 6x, और प्लस का आपका 4x प्लस 6 था बराबर 0। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा x यहाँ पर भी है, यहाँ पर x² है, इट मींस x कॉमन मिल रहा है, लिख लिया। यहाँ पर 2 2 3 6 2 2 4 यानी 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना 2x बचेगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस का 2 कॉमन ले लेना है, तो 2x प्लस का 3 बचेगा बराबर 0। ये आपके दोनों पार्ट जो है सेम बन गए हैं, इन्हें कॉमन ले लेना है, 2x प्लस 3 को आगे लिख दिया, यहाँ पर 2x बचा लिख दिया, यहाँ पर प्लस का 2y लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना है, अब दोनों को अलग अलग 0 देना है, क्या करना है, अलग अलग 0 देना है। क्यों देना है, क्योंकि सगे भाई हैं और 0 बाप का है, तो सगे भाइयों को बाप की बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिलती है, तो इसे भी बराबर दो, तो x का मान 2x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस का 2 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 2 आएगा, x बराबर माइनस का 2/2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर माइनस का 1 आया। यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालें तो माइनस का 3/2 निकलेगी, कितनी निकलेगी, माइनस का 3/2, ठीक है। बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। तो वो कह रहा था, क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल भी कीजिए। आपने हल किया तो x बराबर माइनस का 3/2 और x बराबर माइनस का 1 निकला। अब इसके मूलों की प्रकृति की अगर बात की जाए तो इसे रफ कर देता हूं यहाँ पे भाई, क्योंकि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकृति क्या होगी आपको बताएंगे। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन नंबर फर्स्ट ये होती है कि यदि b² माइनस का 4ac बराबर 0, तो क्या होंगे, मूल परिमेय व समान होंगे। नंबर सेकेंड कंडीशन, यदि b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 है, 4ac, तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक परिमेय व असमान होंगे, क्या होंगे, असमान। और तीसरी प्रॉपर्टी थी वो आपकी ये थी, इनकी प्रकृति की मूलों की प्रकृति की बात करते हैं भाई। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि b² माइनस का 4ac इज लेस देन 0 है, तो मूल क्या होंगे, मूल अपरिमेय काल्पनिक व असमान होंगे, क्या होंगे, असमान। तो भाई ये आपकी 3 कंडीशंस हैं, आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो आपने यहाँ पर a और b यहाँ पर लगाना है कि d बराबर
बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर d बराबर, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मूलों की प्रकृति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो b का मान कितना है, b का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस का 4। a का मान क्या है, a का मान आपका 4 है, और c का मान क्या है, c का मान आपके पास 6 है। तो देखिए 10 का वर्ग 100 होगा, माइनस 4 चौक 16 और 16 चौकू 64। तो यहाँ पर जो आपका मान निकला वो 36 है। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 है, तो d इट मींस हो गया कि अर्थात d का मान क्या है निकला 36, और 36 क्या है अर्थात d ग्रेटर देन 0 है। जब d, अगर d का मान ये है, ये सारे b स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन 0 आया, तो मूल वास्तविक परिमेय असमान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक परिमेय असमान होंगे। तो यहाँ पर लिख देना है कि अतः मूल वास्तविक परिमेय असमान होंगे। तो लिखना है कि अतः मूल वास्तविक परिमेय व असमान होंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इसका गर्दा उड़ा सकते हो और पूरे मार्क्स ला सकते हो भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया इन तो नंबर का ढेर लग जाएगा भाई। ढेर लगाना है तो 7 नंबर के क्वेश्चन को पकड़ना है भाई, और ऐसा पकड़ना है कि छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, खा। अगर क्वेश्चन नंबर खा की बात की जाए भाई, तो खा का भी गर्दा उड़ाएंगे। इसे रफ कर देता हूं, आप लोग क्या करना है, नोट कर लेना, नहीं तो ना नोट कर पाया कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और या बाइक करके देख लिया करो। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, रफ करने के बाद अगले क्वेश्चन का गर्दा उड़ाता हूँ भाई। तो अगर मजा आया हो तो कमेंट कर दिया करो। जय महाकाल, जय महाकाल, ऐसा बुलाओ काल जो लगाए पेपर के सारे सवाल। 100% भाई आपके पेपर के सारे सवाल लगाएंगे और मजा दिखाएंगे भाई। मजा आपको देखना है ना, तो वही मजा आपको भाई दिखाएंगे 100% वादे के साथ कहता हूँ। तो क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, अगला खा नंबर क्वेश्चन है और उसे पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है भाई। क्वेश्चन हमेशा समझ करके ही लगाइए, क्योंकि समझ करके लगाने में क्वेश्चन में कुछ अलग ही आनंद होता है भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूं 7 का खा। 7 का खा कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी को खींचिए, जिसमें त्रिभुज एबीसी को खींचिए। AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज ADB CD की भी रचना कीजिए। ADB CD की भी रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या, और रचना के पद भी लिखिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड आपको BC खींचना है। सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC खींचना है और BC ऐसा खींचना है भाई। ये आपका सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC खींचा। ये BC क्या है, BC आपको 5.5 सेंटीमीटर का लेना है। तो पटरी से नाप करके खींचना है कि BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। पटरी रखना, नाप लेना, 5.5 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींच लेनी है। तो रचना के चरण में लिख देना है, यहाँ पे हेडिंग डालना रचना के चरण, और उसमें लिखना है, क्या लिखना है कि नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखना है और उसमें डाल देना है कि सर्वप्रथम एक रेखा खंड BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर का खींचा। रेखाखंड खींचा 5.5 सेंटीमीटर का। अगली स्टेप में क्या लिखना है, आपको लिखना है जो बिंदु B है, B को केंद्र मानकर आप प्रकार लेना, उसमें एक पेंसिल को फंसाना
और उसको यहाँ पर प्रकार की नोक रखना और यहाँ पर एक चाप लगाना है, इस तरह का लगा दिया। और आपको क्या करना है कि जो चाप आपने लगाया है इसमें आपको कोण भी दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। तो ये चाप आप जानते हो, आपने कंपास से ये पूरा खींचा, आप लोग जानते हो कि ये आपका जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसे 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे, एक ये चाप लगाया, एक ये लगाया और एक ये, ठीक है, सामने का। तो यहाँ पर जो मैंने ये चाप लगाया, यहाँ पर क्या करना है, एक पटरी रख करके एक सीधी रेखा खींच देनी है। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 180 को 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित करोगे तो पहला एंगल 60 डिग्री का होगा। 60 तिछेतियां 18 180। और ये जो रेखाखंड खींचना है ये आपको ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर का खींचना है। तो यहाँ पर पटरी रख करके 6.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड खींच देना है। और यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर ये रेखाखंड हो गया 6.5 सेंटीमीटर का, तो इसे कोई नाम दे, इसे नाम आप ए दे देना। और ए बी बराबर आपने 6.5 सेंटीमीटर रेखा को खींच लिया। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सेकेंड पॉइंट में लिखना है कि बी को केंद्र मानकर 60 डिग्री, बी को केंद्र मानकर, देखिए रचना के चरण में आपको अपनी फीलिंग्स लिखनी है, जो आपको समझ में आए आप जैसे रचना करते रहिए, चित्र को बढ़ाते रहिए और जो आपकी फीलिंग्स में आए, आपको भावनाएं आपको सामने प्रकट करें कि हाँ ये चीज लिखनी चाहिए, वही चीज लिख दीजिए भाई, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाकर, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है कोण बी बराबर 60 डिग्री है, तो कोण भी 60 डिग्री होना चाहिए। 60 डिग्री का कोण बनाकर 6.5 सेंटीमीटर का की रेखा ए बी खींची। यही तो भाई अभी तक किया, लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया, इसे बिंदु ए दिया और बिंदु ए और सी को मिलाया, यहां पे लिख देना है, और बिंदु ए व सी को मिलाया, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ए और सी को मिला देना है। लेकिन इस क्वेश्चन का आपको एक तौर भी बताएंगे, कह रहा है कि एबीएस की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी है। तो आपको देखना है कि 3/2 यानी कि अगर m/n लिखें और m/n यानी कि इसका मतलब हो गया कि m बराबर 3 हो गया और n बराबर 2 हो गया। अगर m/n इज ग्रेटर देन 1 है तो भाई 100% वादे के साथ कहता हूं कि जो आपका चित्र बाहर की ओर विकास करेगा, यानी कि बाहर की ओर बनेगा, जो त्रिभुज एबीसी बना है उससे बड़ा बनेगा त्रिभुज एबीसी। और यदि आपका m/n इज लेस देन 1 है तो जो त्रिभुज है वो अंदर की ओर यानी खींचेगा, थोड़ा छोटा सिकुड़ेगा, जो एबीसी बनेगा उससे छोटा त्रिभुज एबीसी बनेगा। तो यहाँ पर आपका m/n इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई क्वेश्चन का तोड़ है। इसी प्रकार आप इस प्रकार के सारे प्रश्नों का अगर दौड़ा सकते हो अगर आपने प्रश्न का तोड़ सीख लिया। अगर प्रश्न का तोड़ m/n ग्रेटर देन 1 है तो सर्वप्रथम आपको बीच एक रेखाखंड खींचना है जो आपको दिया जाए जितनी सेंटीमीटर की उसकी लंबाई हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए को सी से मिला दिया। अब हमने क्या किया, अब हमें तीसरा पॉइंट क्या लिखना है भाई, अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिख देना है तीसरा पॉइंट कि पुनः बी को केंद्र मानकर एक रेखाखंड बी एक्स न्यून कोण बनाते हुए खींचा। अब आपको बता दें कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, ये न्यून कोण का मतलब होता है।
ये जो न्यून कोण मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, कितना भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री कब होगा, जब ये बिल्कुल सीधी होगी तब। क्यों? क्योंकि ये इस पर लंब होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये कोई रेखा है और ये अगर हम खींच दें तो ये इस पर क्या है, लंब है, क्योंकि इसने इसको बाइसेक्टर किया, मतलब काटा। तो अगर और ये रेखा क्या है, 90 डिग्री से कम है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से एक ये चाप लगाया, यहाँ से एक चाप लगाया और इसे मिला दिया तो ये 90 का आधा यानी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, इससे कम होना चाहिए और कितना भी हो, ठीक है। न्यून कोण का भी इससे 90 से कम होना चाहिए और कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बताएंगे कि करना क्या है कि एक न्यून कोण का मीन्स है कि सीधी ना रह करके ऐसी रहे, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका bx खींचना है तो यहाँ पर x बना देना है, ठीक है। अब ये bx को जो आपको तीन bx जो है, bx को तीन बराबर बराबर भागों में विभाजित करना है। m अपॉन n, m प्लस n की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो बराबर, तो m प्लस n बराबर 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसे 5 बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 1 है, b1, ये b2, ये b3, ये b4, ये b5। अब मैंने क्या किया, b यहाँ पर जो आपको थर्ड पॉइंट लिखना है, थर्ड पॉइंट यानी कि फोर्थ पॉइंट इसके रचना के चरण में लिखना है कि bx को 3 प्लस 2 बराबर 5 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित किया। इस प्रकार विभाजित किया कि b1 बराबर b1 b2 बराबर b2 b3 बराबर डॉट डॉट b4 b5, ठीक है। ये सारे बिंदु आपस में बराबर होंगे। अब आपको क्या करना है, करना ये है कि जो आपको c है, ये 3/2 है ना, तो b3 को c से मिला देना है। ये b3 है, इसको c से मिला दिया। जब इसको c से मिला देंगे तो अगला पॉइंट आपको 5 पॉइंट लिखना है कि b3 को c से मिलाया और 5 पॉइंट डाल देना है, यहाँ पे लिख देना है कि b3 c को मिलाया। जब b3 c को मिलाया, अब आपको क्या करना है कि b3 c मिलाने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर प्रकार की नोक रखी। नोक रखने के बाद ये ऐसा चाप लगाया और चाप लगाने के बाद ये कितना डिग्री एंगल है उसे नाप लिया, b4 यानी कि ये b5 है, क्या है b5। तो यानी कि यहाँ पर इतने ही डिग्री का चाप यहाँ पे लगाया, जितना यहाँ पर है उतना ही घुमाया ऐसे और यहाँ पर चाप लगा दिया। इसको मैंने किससे मिला दिया, फिर BC को और आगे बढ़ाया और इसको BC को और आगे बढ़ाया और इस प्रकार इसे मिला दिया। B5 को BC को आगे बढ़ाने पर ये किसी बिंदु माना C' पर काटती है। कहां पर, C' पर काटती है। और फिर मैंने क्या किया कि अब इस यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, इसे और इसे नापा। नापने के बाद में मैंने क्या किया कि यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और इतने ही एंगल का चाप लगाया। चाप लगाने के बाद इस BC को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद जो C' को मैंने क्या किया कि इस वाले एंगल से मिला दिया ना। तो इस प्रकार क्या हुआ, तो B3C को मिलाया। B3C मिलाने के बाद में कि B3C को मिलाया, 6 पॉइंट में लिखना है कि B3C के समांतर B3C के समांतर क्या, कौन सी, B5C रेखा खींचा।
रेखा खींची भाई, ये इसके समांतर है ये रेखा। और आपको अगला पॉइंट एक 7 लिखना है, लास्ट पॉइंट 7, उसमें लिखना है, क्या लिखना है कि AC के समांतर एक अन्य रेखा, कौन सी, अगर इसे बिंदु A डैश नाम दे दिया जाए, A डैश, तो A डैश C डैश खींचा इस प्रकार एक त्रिभुज, देखिए A डैश B C डैश, इस प्रकार एक त्रिभुज A डैश V C डैश की रचना की। इस टाइप से इसका आप गर्दा उड़ा सकते हो बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसका भी, इसके अथवा का क्वेश्चन है भाई, गर्दा उड़ेगा, इसका भी उड़ेगा, तब तक इसको रफ कर देता हूं, आप लोग पढ़ लीजिए और गर्दा उसका भी उड़ा देते हैं। कम समय काम ज्यादा, भाई ज्यादा काम करना है ना कम समय में, तो ज्यादा काम ऐसे ही होगा, ज्यादा मेहनत से होगा भाई, बातें करने से ज्यादा काम नहीं होगा, ज्यादा मेहनत से होगा ज्यादा काम भाई। अगला क्वेश्चन है खा का अथवा का, खा के अथवा क्वेश्चन है भाई, रफ कर देता हूं भाई, बहुत मेहनत पड़ती है। लाइक शेयर कमेंट ठोक दिया करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, घंटी बजा दिया करो भाई, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो भगवान को ही प्रसन्न कर लिया करो यार, कुछ तो कर लिया करो भाई, अगर मजा आया हो तो भाई। तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन क्या है, 7 के खा का अथवा का क्वेश्चन है, कहे का अथवा का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, आपको अथवा में दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है अथवा, दिखाई पड़ा होगा आपको, यही क्वेश्चन लगाना है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी गर्दा उड़ाएंगे। 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, फिर प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्शियों की रचना कीजिए तथा स्पर्शियों को मापिए और रचना के चरण लिखिए, ठीक है। तो देखिए, ठीक है भाई, नापेंगे और रचना के चरण भी लिखेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ओ डैश खींच लेना है और इस रेखाखंड की लंबाई 8 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, कितनी सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। रेखाखंड से अब बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, मैंने मान ली कि यहां से यहां तक की कितनी है, 4, यहां से यहां तक, ठीक है, क्योंकि इसकी आधी अगर ये है तो 4 कहां पर मिलेगी, इसका मध्य बिंदु होगा भाई 4, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना कर दी, थोड़ा छोटा बनाते हैं भाई, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सर्वप्रथम एक रेखाखंड आपको खींचना है, ये रेखाखंड है आपका ओ डैश, यहां पर आपका ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचना है, ठीक है, O को केंद्र मानकर, तो इसको केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपको खींच लेना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ठीक, ये आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। अब जो बिंदु O डैश है, O डैश, इसको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, जैसे यहां से यहां तक अगर 4 है तो मान ली 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक होगी, इसकी ये त्रिज्या लेकर के आपको एक दूसरा वृत्त खींचना है। O डैश को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त खींचा, कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। यही करेंगे भाई, और कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है कि O डैश को केंद्र मानकर
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। खींच लिया आपने, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि 3 से ओडेस को केंद्र मान, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त की स्पर्शियों की रचना कीजिए। अब मैं क्या करेंगे कि बिंदु O से आधी से ज्यादा दूरी नापेंगे और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे और इसी तरह एक नीचे चाप लगा देंगे। बिंदु O से आधी से ज्यादा दूरी नापेंगे, ये चाप लगा देंगे और ये चाप लगा देंगे। अब इन दोनों चापों को आपस में मिला दिया, जो माना जो रेखाखंड आपका O है जो 8 सेंटीमीटर का है, ये माना किसी बिंदु EM पर काटता है। कहां पर काटता है, EM पर काटता है, काटा। अब OM त्रिज्या लेकर, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या लेकर एक दूसरे वृत्त की रचना की। ये त्रिज्या लेकर एक दूसरे वृत्त की क्या की, रचना की। ठीक, ये आपका एक दूसरा वृत्त हो गया जिसकी रचना की, इसकी रचना की। अब क्या हुआ कि जो रचना मैंने की इस वृत्त की, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है और ये 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के वृत्त को भी इन बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो मान लिया कि OM त्रिज्या लेकर जिस वृत्त की रचना की, वह वृत्त 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को बिंदु A व बिंदु B पर स्पर्श करता है और 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को बिंदु P व बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करता है। किया ना। अब मैंने क्या किया, अगले पॉइंट में आपको लिखना है कि बिंदु O को P से मिलाया, बिंदु O को P से मिला दिया ना, O को P से मिला दिया। इसी प्रकार बिंदु O को Q से भी मिलाया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब जो बिंदु O को A व B से मिलाया, बिंदु जो O है इसको A व B से मिलाया और इस प्रकार ये स्पर्शियां भी आपकी खिंच जाएंगी और इसकी रचना के चरण भी लिख लेना है। पहले चरण में आपको लिखना है कि सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर की लंबाई का, मतलब O 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा और उसके बाद में पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में लिखना है कि बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, अगले और बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि केंद्र O से आधी से ज्यादा दूरी लेकर ऊपर की तरफ एक चाप लगाया और इसी प्रकार आधी से ज्यादा दूरी लेकर नीचे की तरफ एक चाप लगाया। इसी पॉइंट में लिखना है कि O को केंद्र मानकर आधी से ज्यादा दूरी लेकर ऊपर की तरफ एक चाप लगाया, इसी प्रकार नीचे की तरफ एक चाप लगाया और दोनों बिंदुओं को मिला दिया जो O वाले रेखाखंड को किसी बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में हो गया। चौथे पॉइंट में आपको लिखना है कि अब OM त्रिज्या लेकर एक दूसरे वृत्त की रचना की जो 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को बिंदु A व B पर प्रतिच्छेद करता है और 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को बिंदु P व Q पर प्रतिच्छेद करता है। मैंने आपको बताया था फीलिंग्स लिखनी है, जो आपकी भावनाएं हैं। ठीक है, और 5 पॉइंट जो 5वां पॉइंट है उसमें लिखना है कि केंद्र O को बिंदु P और बिंदु Q से मिलाया। देखिए, केंद्र O को बिंदु P और बिंदु Q से मिलाया, इसी प्रकार O को A व V से मिलाया। इस प्रकार स्पर्शियां दोनों वृत्तों पर इस पर एक दूसरे के केंद्र से दोनों वृत्तों पर स्पर्शियों की रचना हो गई, जो कि OP OQ व O A व O B है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का
गर्दा उड़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।